वेद और पलक की कहानी ब्लडी इश्क एपिसोड 2। उदयपुर राजस्थान। एक हफ्ते बाद भावेश अपनी उदासी को लेकर रात में निकल पड़ा। उसका भाई बलराम भी उसके साथ आना चाहता था, पर भावेश उसे अपने साथ लेकर नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसके भाई का खून हमेशा गर्म रहता है, कहीं उसके आने से बात ना बिगड़ जाए। केरल कुन्नूर। करीब रात के 2 बजे भावेश केरल पहुंच गया, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उसने पता लगवाया था कि वेद लोहिया कहाँ है, और उसकी खबरियों ने पता लगाकर बताया तो पता चला कि इस वक्त वेद लोहिया ब्राज़ील में है, जिसकी वजह से भावेश को उसका इंतज़ार करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। पर एक दिन पहले ही उसे पता चला कि वेद लोहिया केरल आ चुका है, जिसकी वजह से उसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके बुलाने से तो वह नहीं आएगा, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं है जो कोई भी बुलाए और वह आ जाए। भावेश रात में जाके एक बोट पर ठहरा था। वेद लोहिया का इंतजार करते करते करीब सवेरा होने को आ गया, पर वह आया नहीं। भावेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह खुद पर बहुत पेशेंस रख रहा था और मन ही मन ये भी सोच रहा था, अच्छा हुआ कि उसने अपने भाई को यहाँ लेकर नहीं आया, वरना बात बिगड़ जाता। भावेश को अब यहाँ रुका नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से अब वह परेशान होने लगा और वेद लोहिया के आदमियों को उसने मैसेज किया कि वह कब से वेट कर रहा है, उसे अब मिलना है। वेद लोहिया का एक आदमी आकर उसे इन्फॉर्म किया कि उसके बॉस थोड़ी देर पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये सुनकर तो भावेश के होश उड़ गए। मतलब वह पहले तो 1 हफ्ते से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, और आज उसे मिलने केरल आया तो कितने घंटे से इंतज़ार करने के बाद भी बिना इन्फॉर्म किए वह आदमी मुंबई चला गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, पर वह मजबूर था, क्योंकि उसे अपना काम जो निकलवाना था। भावेश उस आदमी से बिना बहस किए बल्कि वह भी मुंबई जाने के लिए निकल पड़ा। मुंबई मालाबार इम विला। दोपहर में भावेश फाइनली मुंबई आ पहुंच गया। विम विला बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना था, जो दिखने में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था, और इस विला के अंदर अनगिनत गार्ड्स खड़े थे। मेन गेट पर जो गार्ड्स खड़ा था उसने पहले भावेश और उसकी गाड़ी का पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, तब जाकर अंदर उन्हें जाने दिया। यह सब देखकर ही पता चल रहा था कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पर इतनी आसानी से वेद से मिल पाए यह तो पॉसिबल नहीं। आखिरकार उसे रात तक वेद से मिलने के लिए इंतज़ार करना ही पड़ा। करीब रात में 11:25 पर उसे उस बोट में बहुत से लोग एक साथ में आने लगे, और उसके और साइड में जाकर सब लोग खड़े हो गए, और कुछ देर बाद वेद लोहिया की एंट्री हुई, जिसने इस वक्त प्रॉपर 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। वेद को देखकर भावेश के तो होश ही उड़ गए। वह जो बैठा था वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह खुद को राजस्थान का एकदम से पावरफुल आदमी समझता था, पर यहाँ वेद को देखकर वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगा। वेद आते ही किंग साइज सोफे पर बैठ गया और एक पैर दूसरे पैर पर रखा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर भावेश तो 2 मिनट उसे देखता ही रह गया, और उसकी इस तरह देखता देख वेद बहुत एरोगेंट वॉइस में बोला, "You are man, right? Why are looking at me like a girl?" वेद की बातें सुनकर भावेश हड़बड़ा कर उसे देखने लगा और अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगा। उसको इस तरह करता देख वेद अपनी आईब्रो सिकुड़ाते हुए आगे बोला, "अब मुद्दे की बात करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है।" वेद का इतना कहना कि भावेश अपनी दोनों हाथ आगे करते हुए बोला, "प्लीज़ प्लीज़ पहले तुम मेरी बातें सुन लो।" वेद अपनी गर्दन टेढ़ा करते उसे देख रहा था, तो वहीं भावेश अपना गला साफ करते हुए बोला, "तुम्हें तो पता ही है, मैं कई सालों से राजस्थान में रह रहा हूँ और मेरी बिजनेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, पर जो मेरा बड़ा सपना है वह है
बालमपुर में अपना होटल खोलना, जो कि सपना ही रह गया है। वहाँ पर जो लोग हैं वह सब जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। 2 साल से तो मैं उन्हें धमकियाँ दे देकर थक गया हूँ, पर उन्हें किसी बात का अब डर ही नहीं है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गया है। 1 हफ्ते पहले मेरे आदमियों ने जाकर वहाँ पर धमकी दिया और यह बात अभी मीडिया में भी आ गया है और वह सब बिल्कुल भी जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उसमें से एक आदमी है जिसका नाम है तपस्वी मिश्रा। वह तो सबका लीडर बना हुआ है। मुझे तो लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत सोचने के बाद मुझे तुम्हारा याद आया। यह काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। भावेश बोले जा रहा था तो वहीं वेद अपने हाथ में मोबाइल ले कुछ देखने लगा। भावेश को लगा कि शायद वेद उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। वेद अब इतना चालाक था कि वह काम करते वक्त दूसरे काम पर भी फोकस करता था। इतना शार्प उसका माइंड है। भावेश जो बोले जा रहा था वह अचानक से चुप हो गया और उसको चुप देख वेद अपनी नज़र उठाकर उसके तरफ देख बोला, बस इतनी सी बात है। ये सुन भावेश बोला, नहीं, मुझे लगा तुम मोबाइल में बिजी हो इसलिए मैं चुप हो गया। वेद अपना मोबाइल साइड में रखते हुए बोला, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो मेरा आदमी भी कर सकता है। मैं टाइगर को कह दूंगा, वह इन सारी चीज़ों से निपट लेगा। वेद का इतना कहना कि भावेश के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया और वह पैसों से भरा हुआ सूटकेस आगे किया। जो देख वेद बोला, काम होने के बाद। यह सुन भावेश बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ यह काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले ही मैं 2 साल से यह काम करवा रहा हूँ पर वे लोग खाली नहीं कर रहे। भावेश बोल ही रहा था कि वेद अपना हाथ आगे किया। इसका मतलब था कि बस। वेद अपने गर्दन पे हाथ फेरते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरे आदमी यह काम कर देंगे, मतलब कर देंगे। इतना बोलकर वेद ने अपनी उंगली से उसे जाने का इशारा किया, जो देखकर भावेश उठा और विला से बाहर निकला और बाहर आते ही वह चारों तरफ देख रहा था। मतलब यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे बहुत ही हट्टे कट्टे पहलवान दिखाई दे रहे थे। वह सभी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से स्कैन करने लगा। वहीं अंदर वेद टाइगर टाइगर आवाज़ लगाते हुए बुला रहा था। टाइगर नाम सुनते ही एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ, जो दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान था। उसे देख कोई नहीं कह सकता कि यह कोई आम आदमी है। टाइगर वेद के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे ग्रीट करते हुए कहा, यस बॉस। वेद ने टाइगर के तरफ देखते हुए कहा, इस भावेश का पूरा डिटेल्स लो और जो इसने काम दिया है तुम निपट लेना। और हाँ, कल ही हमें मलेशिया के लिए निकलना है, क्योंकि सही सलामत डायमंड पहुंच जाने चाहिए। इतना बोलकर वेद चेयर से उठा और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चला गया। अगली सुबह बालमपुर गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। टाइगर मुंबई से बनारस जाने के लिए निकल पड़ा। दोपहर तक वह बनारस के बालमपुर गांव में पहुंचा। सबसे पहले उसने आसपास लोगों से सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाया। उसके बाद सारा माजरा उसे समझ में आ गया कि कितने लोगों की यहाँ पर दुकान खाली करवाना है और कौन सा जगह भावेश को चाहिए। सब कुछ समझने के बाद उसने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। सबसे पहले लोगों की कमजोरी बहुत अच्छे से जानता था। आखिर आदमी तो वेद का ही था। टाइगर शाम होने का इंतजार कर रहा था और जब पूरे मार्केट में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा, तब वो अपने कार में से निकला और मार्केट की तरफ बढ़ गया। मार्केट में जाते ही उसने 1-2 दुकान वालों से हाय हेलो किया।
उसके बाद उसने उन दुकान वालों को समझाते हुए कहा, देखो मैं भावेश बिल्डर के तरफ से यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को 2 साल से ज़मीन खाली करने के लिए कह रहे हैं और तुम लोग यह ज़मीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। टाइगर बड़ी शांति से पेश आ रहा था। वैसे टाइगर कभी इतना शांति से किसी से बात नहीं करता, पर वह इंसानों को बहुत अच्छे से समझता है, किसे किस तरह से निपटाना है। इसीलिए तो उसके बॉस ने उसे यहाँ भेजा है। टाइगर ने आगे कहा, आप लोगों को इसके बदले भारी भरकम रकम मिलेगा, तो क्या आप लोग खुश हो? जितने तुम लोगों की वैल्यू नहीं है, उससे भी ज़्यादा रकम मिलने वाला है। अब क्या ही था, वह तो तुरंत टाइगर के ऊपर चढ़ पड़े और जैसे उन्होंने तेज आवाज़ में बोलना चालू किया कि अगल बगल के सभी लोग इकट्ठा हो गए। गांव वाले इतना जल्दी कहाँ समझते। वे सब टाइगर को देखकर भड़कने लगे, यहाँ तक कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। बात अगर गांव की हो, सब मिल के ना बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक तपस्वी जी भी आ गए और वह क्यों पीछे रहेंगे, और तो आगे जाकर उंगली दिखाते हुए टाइगर को भला बुरा सुनाने लगे, बल्कि धमकी भी दिया, अगर अब कोई भी आएगा तो वह बच के नहीं जाएगा। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए और सभी टाइगर के ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। फिलहाल तो टाइगर अकेला ही था और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, क्योंकि उसका वहाँ से जाना ही ठीक था, वरना बात बिगड़ जाता। इधर मुंबई रात का वक्त मिला। वेद मलेशिया जाने के लिए तैयार हो गया था। थोड़ी देर बाद टाइगर भी आ गया और वह बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। अगर टाइगर को वेद के साथ मलेशिया ना जाना पड़ता तो अभी तक वह मुंबई नहीं आता, पर अपने बॉस के साथ उसे जाना था, इसीलिए वह जल्दबाजी में आ गया। कुछ देर बाद वेद का प्राइवेट जेट आकर रुका और टाइगर और उसके कुछ बॉडीगार्ड सभी जेट में जाकर बैठ गए और कुछ ही देर में जेट उड़ान भर लिया। आफ्टर 5 days कुआलालंपुर रात के 2:33 पर बीच समुद्र में 2 बड़े शिप आपस में फायरिंग कर रहे थे, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। वेद इस वक्त शिप के अंदर प्राइवेट रूम में बैठा था। वेद अपनी पार्टनर के साथ बिजनेस डील कर रहा था, जो डायमंड के लिए वह इंडिया से यहाँ आया था। तभी टाइगर उसके पास आकर उसे इन्फॉर्म किया कि उसके दुश्मन ने उसे घेर लिया है। जो सुनकर वेद के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलकने लगा और वह डायमंड को एक ऐसी जगह पर छुपाया और हाथ में 2 बड़े बड़े पिस्तौल ले, जो दिखने में इतनी भयानक थे, हाथ में लेकर उस रूम से बाहर निकला। वह दोनों हाथों से सामने वाले शिप पर वार करने लगा और उसी को देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड वार करने लगे। कुछ घंटे बाद पूरा का पूरा सामने वाला शिप तहस नहस हो गया और वेद वहाँ से रास्ता बदलकर अपनी दूसरी मंजिल के तरफ निकल पड़ा। आफ्टर 1 week कैलिफोर्निया क्राउन सिलिकॉन होटल। क्राउन सिलिकॉन होटल टॉप फ्लोर वीआईपी रूम में वेद और सामने उसका न्यू पार्टनर डैनियल बैठा था। वेद ने जो डायमंड मलेशिया से कैलिफोर्निया लेकर आया था, वह डैनियल के साथ डील कर रहा था। दोनों बहुत ही शांति तरीके से डील कर रहे थे और उस डायमंड का 50-50% दोनों ने बांट लिया। डील खत्म होने के बाद बहुत ही ब्रांडेड और एक्सपेंसिव इसाबेला विस्की बास्टो स्मोक भी कर रहे थे। डील खत्म होने के बाद दोनों चेयर से उठ खड़े हुए और एक दूसरे से हैंडशेक दिए, क्योंकि उन्हें आगे भी एक साथ में बिजनेस जो करना था। सबसे पहले उस रूम से डैनियल बाहर निकला। उसके
निकलते ही वेद भी बाहर निकला और वह जैसे लिफ्ट के तरफ जा रहा था कि दो कपल्स लिफ्ट के तरफ ही आ रहे थे, बल्कि वे दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे। जैसे लिफ्ट रुका और वेद ने अंदर कदम रखा कि वे दोनों कपल भी लिफ्ट के अंदर आ गए, बल्कि ड्रिंक करने की वजह से वे दोनों वेद से टकरा भी गए और उनके इस तरह टकराना वेद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह अपनी खूंखार आंखों से उन दोनों को घूर कर देखने लगा। वह लड़का लड़की दोनों बहुत ही रोमांटिक वे में बातें कर रहे थे और टकराने की वजह से वह लड़का वेद के तरफ देख बोला, तुम जरा दूर खड़े रहो, दिखाई नहीं दे रहा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। वह जो पहले से गुस्से में खड़ा था, अब उसकी बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब लिफ्ट ऑलमोस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर रुकने ही वाला था। वेद ने अपने साइड से पिस्तौल निकाला और उन दोनों को 2-2 गोलियों से छल्ली कर दिया और उस लिफ्ट में उनके खून के छींटे ऊपर फैल गए। वेद को कोई रहम नहीं आया, बल्कि वह अपनी पिस्टल पर फूंक मारते हुए बोला, नाउ गो अप एंड मेक लव। जैसे लिफ्ट रुका कि बाहर निकलते हुए डेविल वॉइस में उन दोनों कपल्स को देखकर बोला, ब्लडी लव। जयपुर, राजस्थान, इंडिया। भावेश ने वेद को काम सौंपे 10 दिन के ऊपर हो गया था, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि भावेश ने जितनी बार वेद के आदमियों से पता लगाने की कोशिश किया तो उसके आदमी सिर्फ एक ही बात कहते थे कि उनके बॉस इंडिया में नहीं है। भावेश आज परेशान था क्योंकि उसे वेद लोहिया पर बहुत गुस्सा आने लगा था कि इसका 1% भी काम अभी तक उसने किया नहीं। वह सिर्फ अपने काम में बिजी है। पता नहीं बार बार वह इंडिया से बाहर क्या करने जाता है। अपने भाई को इतना परेशान देख उसका छोटा भाई बलराम बोला, भाई साहब आपने उसे काम ही क्यों दिया? मुझे तो लगता है इसका सिर्फ नाम ही बड़ा है, बाकी काम कुछ नहीं करता। भावेश अपने भाई को इतना परेशान देख उसे समझाते हुए बोला, बलराम सब्र से काम लो, जैसे हमने 2 साल सब्र किया है वैसे कुछ दिन और कर लेते हैं। वैसे आदमी बहुत काम का है, इसलिए आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। यह सुन बलराम बोला, हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, पर यह काम तो करना चाहिए ना, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि यह अपना काम हाथ उठा दे, कहीं टाइम बर्बाद करने के बाद आकर यह ना कहे कि उससे नहीं होगा या वह करेगा ही नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। भावेश अपने भाई बलराम को यकीन दिलाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं उसे कॉल करता हूँ। भावेश के पास टाइगर का नंबर था, उसने उसे कॉल लगाया, पर इस वक्त वेद और टाइगर कैलिफोर्निया में थे और टाइगर वेद का राइट हैंड है। उसका सब काम वही संभालता था और उसका कॉल रिसीव नहीं किया। आफ्टर 1 मंथ, देखते देखते 1 महीना बीत गया। अब जाकर वेद कैलिफोर्निया से इंडिया आया और वह इंडिया आया तो भावेश को पता चल गया और जैसे 2 दिन बीता कि भावेश भागते हुए मुंबई आ गया। भावेश का जो मैटर था वह तो वेद के ध्यान से निकल ही गया और वह भावेश को भूल ही गया था। वेद इस वक्त अपने लग्जरियस रूम में लेटा हुआ था तो वहीं लिविंग एरिया में भावेश उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि वेद किसी के इशारों पर नहीं नाचता, बल्कि वह लोगों को नचाता है। भावेश 2 घंटे तक लिविंग एरिया में बैठा रहा। उसके बाद वेद फाइनली रेडी होकर अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से उतरते नीचे आ रहा था और आते ही वह डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर को पीछे किया और बैठा। 2 सर्वेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लगे। भावेश चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं कि वह बीच में बोले। तभी टाइगर वेद के पास आया और
खड़ा हो ग्रीट किया और साथ ही साथ में भावेश के बारे में बताने लगा। वह 1 महीना पहले अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था और हमने उसका काम स्टार्ट भी किया था, पर अर्जेंट मलेशिया जाने की वजह से उसका काम होल्ड पर रह गया है। टाइगर बोलते जा रहा था तो वहीं वेद सुन रहा था और ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने टाइगर की तरफ देख कहा, अगर तुमने उसका काम स्टार्ट किया था तो तुम ही उसे निपटा लो। वैसे भी हमें अभी कहीं बाहर नहीं जाना, तो तुम जाकर देख लो। वेद का इतना कहना कि टाइगर अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, बॉस वे गांव वाले थोड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं, मुझे नहीं लगता वह ज़मीन खाली करेंगे। टाइगर इतना ही बोला होगा कि वेद बिना उसके तरफ देखे बोला, पैसे की महक और ज़रूरत जो है अच्छे की नीयत ख़राब कर देती है, तो तुम नोट की गड्डी उनके सामने फेंको, सब के सब लाइन पर आ जाएंगे। सिर्फ नाटक करते हैं वह लोग। वेद की कही हुई बातें टाइगर बहुत अच्छे से समझ गया और वहाँ से भावेश के पास आकर बताते हुए कहा, तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। ये सुन भावेश बोला, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, क्योंकि पहले ही मेरे 2 साल इसमें बर्बाद हो गया है, पर अब मैं नहीं बर्बाद करना चाहता। टाइगर ने भावेश को समझा के वहाँ से भेज दिया। उसके बाद वह अपना दिमाग लगाने लगा कि इन लोगों से कैसे निपटाना है, क्योंकि इस बार वह अकेला नहीं जाने वाला था। वह भी समझ गया था कि ये लोग सीधे तो नहीं मानेंगे। अगली सुबह बालमपुर गांव। टाइगर और टाइगर के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स बालमपुर गांव सुबह सुबह पहुंच गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने दुकान चालू कर दिया था, तो कुछ लोग चालू कर रहे थे, तो अभी कुछ लोगों की दुकान चालू नहीं था। टाइगर खड़ा होकर सभी के तरफ देख रहा था। धीरे धीरे करके सभी दुकानें चालू हो गया। टाइगर तेज आवाज में सभी को इकट्ठा किया और उसको देखकर सभी लोग 1 महीने पहले वाली बातें याद आने लगा कि यह आदमी पहले भी यहाँ आ चुका है। अब तो तपस्वी जी भी आ गए थे और वह दांत पीसते हुए आगे आ गए, क्योंकि इस बार बहुत लोगों का माथा गर्म हो चुका था। बार बार आना जगह खाली करवाने के लिए किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। तपस्वी जी गुस्से में बोले, तुम तो बड़े बेशर्म आदमी हो। उस दिन इतना बेइज्जती और जलील करके तुम्हें यहाँ से भेजा, फिर भी तुम मुंह उठाकर आ गए। तपस्वी जी बोल ही रहे थे कि बाकी के लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया और धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगा, जो सब देखकर टाइगर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भला टाइगर क्यों शांति से अब पेश आएगा। वह भी वार्निंग देते हुए कहा, यह दूसरी बार तुम लोगों को मैं बताने आ रहा हूँ। इसके बाद तुम लोगों को मौका नहीं दूंगा। बदले में तुम्हें जितनी भी रकम चाहिए तुम लोग ले सकते हो, 10 लाख। तेरी तो। तपस्वी जी बौखलाते हुए बोले। वहीं टाइगर आगे बोला, 15 लाख, 20 लाख। टाइगर का इस तरह से जमीन नीलामी करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। सबसे ज़्यादा तपस्वी जी का खून खौलने लगा। वह आगे बढ़ते हुए टाइगर का कॉलर पकड़े, तो वहीं टाइगर मुस्कुराते हुए आगे कहा, अगर इससे भी तुम लोगों का पेट नहीं भरने वाला तो अपना मुंह खोल सकते हो। तुम्हें कितना चाहिए इस जमीन के बदले? मुंह मांगी रकम तुम लोगों को दिया जाएगा। टाइगर इतना बोलकर सभी की तरफ देखने लगा और वह जानता था कि लोग कितने लालची होते हैं, और यह बात सच निकला, क्योंकि कुछ लोगों का नीयत खराब होने लगा था और यह बात टाइगर अच्छे से समझ चुका। कुछ लोग तो थे जो बिल्कुल भी अपना ईमान नहीं देख सकते। सब अच्छे लोग स्वाभिमान वाले
हो यह जरूरी तो नहीं। तपस्वी जी के साथ साथ बहुत लोगों ने टाइगर के ऊपर अपना भड़ास निकाला तो कुछ लोग शांति से अपना दिमाग लगाने लगे। तपस्वी जी पीछे नहीं हट रहे थे तो वहीं टाइगर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और देखते देखते हाथापाई ही हो गया। अब यह सिलसिला और भी बढ़ने लगा। टाइगर तो था ही पहलवान, पर वह बूढ़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा था। तो वहीं कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मारपीट भी उतारू हो गए तो टाइगर के बॉडीगार्ड ने उसी में शामिल हो गए। शाम का वक्त ही मिला। बात इतनी बढ़ गई थी कि मारपीट तक आ गई और वेद को ना पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता। वेद को लगा था टाइगर इन सब से निपट लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भावेश ने जब पहली बार वेद को यह प्रॉब्लम बताया था तब वेद ने बहुत हल्के में लिया था, पर अब वेद को ऐसा लग रहा था कि अब उसे खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसके आदमियों पर मामूली से लोगों ने हाथ जो उठाया था वह अंदर ही अंदर बौखला गया था, क्योंकि उसके गार्ड को जहाँ तहाँ चोट लगा हुआ था। पर वेद को ऐसे लोगों से भिड़ने में मज़ा भी आता है। वह चाहता था कि उसके टक्कर देने वाला कोई हो। वह अब अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और अपने दूसरे गार्ड से कहा, बनारस जाने के लिए चॉपर रेडी करो। कैसा रहेगा वेद का बनारस का सफ़र, जानने के लिए कहानी सुनते रहिए ब्लडी इश्क।